नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नरेला के जाने माने चेहरे और युवा। नरेला में एक ऐसा युवा जिसको हमेशा चिंता रहती है कि समाज के लिए क्या करना है। समाज के सिस्टम को देखते हुए जो आजकल जो चला हुआ है, बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं, राजनीतिक हैं और बहुत सारे एनजीओ हैं, तो ऐसे बने हुए हैं कि भाई वो ये दिखाते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नरेला को पिछले इतने सालों में नरेला कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ नरेला को कुछ मिला है राजनेताओं से, सामाजिक संस्थाओं से, उनसे मिला है सिर्फ एक सेल्फिश जो होते हैं ना, नेता अपनी तरफ खींचता है जनता को, समाज सेवी अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो समाज के लिए कुछ नहीं करते। उनको दिखाना करना होता है कि हम कहाँ दिखेंगे, हमें कहाँ चमकना है। बस एक यूज हो रहा है समाज का, पॉलिटिक्स अपनी तरफ से कर रहे हैं और समाज सेवी जो झंडा लेके चल रहे हैं समाज सेवा का, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो हम आज इस वजह से बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा चेहरा मौजूद है, रजत शर्मा। तो रजत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल द पब्लिक फर्स्ट में। और रजत शर्मा एक ऐसा चेहरा है जो राजनीतिक मंच छोड़कर आपको हर मंच पर कहीं ना कहीं इनका सहयोग होता है, क्योंकि ये अच्छे प्रवक्ता भी हैं, अच्छे मंच संचालक भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। तो इनसे बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव स्टार्ट हो चुका है और नरेला विधानसभा में बहुत सारे क्या कहते हैं नेता उतर चुके हैं फील्ड में। तो इस विषय में रजत शर्मा से बात करेंगे। रजत जी, बताइएगा कि इतने सालों में नरेला में इतने नेता रहे हैं, इतनी समाज सेवी संस्था रही है, लेकिन एक जो कहते हैं सामाजिक पटल पर नरेला का कहीं कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। नरेला को आज तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कह चुके हाँ ये नरेला की अचीवमेंट है। इस पर क्या कहेंगे आप? अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम इस तरफ विचार करने की कोशिश की। आपने बजाय कि समाज के सौ करोड़ प्रतिष्ठित लोगों की चाटुकारिता के, आपने जनता की पत्रकारिता को प्राथमिकता दी है। और जो टॉपिक आपने मुझसे पूछा है, उस क्वेश्चन में ही एक आंसर है जी। आंसर ये है कि इतने वर्ष हो गए नरेला को विकास का इंतजार करते हुए जी। कितनी सत्ताओं में परिवर्तन आया जी। चाहे हमारे लोकल हो, चाहे दिल्ली स्तर पर सत्ता का परिवर्तन हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो जी। निगम में भी परिवर्तन आया जी। लेकिन किसी भी स्तर पे हमारे नरेला को ना तो नेताओं से कुछ मिला है, ना प्रशासन से कुछ मिला है। और ये भी बड़ा दुखद है कि वो खुद का वो परिवार, जिस परिवार से मैं आता हूँ, यानी जिनको आप समाज सेवी कह देते हैं, तो वो लोग भी कुछ ऐसा फर्क ग्राउंड पे लेके नहीं आ पाए। तो ये बड़ी पीड़ा का हमारे लिए विषय है और हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं कि शायद कुछ होगा। नहीं, देखो नेता तो बहुत आए, पीछे भी है, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। 49 दिन के लिए पीछे नीलदमन खत्री जी आए थे, उससे पहले कंडेरा जी रहे हैं नरेला में, ठीक है। और अभी निगम पार्षद भी बहुत सारे जो दौड़ में हैं, एमएलए के टिकट के भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं निकल के नजर नहीं आया कि नरेला को सबसे पहले, नरेला की सबसे बड़ी समस्या है एक जो नरेला मेन गांव को छोड़ दीजिए आप, जो नरेला मेन है, क्योंकि नरेला की एक ऐसी जगह है जो आसपास के कम से कम 50-60 गाँव को जोड़ती है, हरियाणा से बिलोंग करता है, हरियाणा इकट्ठा है, हजारों लाखों लोग रोज आते हैं। सबसे बड़ी समस्या जाम की, लेकिन किसी भी नेता ने, किसी पार्टी ने आज तक तो जाम को लेकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया, ना प्रशासन कर रहा है। ऐसा क्या हो? मैं कई बार इस बात को कहता हूं और मैं जब अकेला बैठता हूं मैं तब भी इस बात को सोचता हूं कि हमारे यहाँ पर जाम के मुद्दे पे, मेट्रो के मुद्दे पे, अस्पताल के मुद्दे पे चुनाव तो लड़ते जाते रहे हैं जी, परिवर्तन भी आया, लेकिन कोई भी इस दिशा में काम नहीं कर पाया। रजत जी, आपने बात की मेट्रो की। मेट्रो तो एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का जो देर से आनी ही आनी है, लेकिन हर समाजसेवी संस्था का जो लोग झंडा लेकर चल रहे हैं लोग, और हर राजनेता ये दिखाना चाहता है कि हम ही मेट्रो लेके आए हैं। अभी भी मेट्रो को लेके बहुत सारे वोट हैं कि ऐसा क्या है कि हर लोग मेट्रो के पीछे क्यों भाग रहा है? इसके अलावा नरेला में क्या और कुछ नहीं है क्या? अनिल जी, मैं तो कह रहा हूं कि जिसको श्रेय दे सकते हो उसको श्रेय दे दो जी। एक हर साधारण आदमी को भी श्रेय मिल जाए, नेता को भी मिल जाए, लेकिन मेट्रो हमको समय से मिल जाए, ये हम चाहते हैं। इसलिए मैं तो इस मुद्दे में पढ़ता नहीं हूं कि किसको श्रेय मिलेगा किसको नहीं। जिसको मर्जी श्रेय चाहिए वो ले लो जी। दिल्ली सरकार ले ले, केंद्र ले ले, मैं तो कहता हूँ यूनाइटेड नेशंस ले ले जी, लेकिन हमको मेट्रो समय पे मिल जाए जी। आप कह रहे हो कि देर से देर आएगी जी, इससे ज्यादा देर क्या होगी जी। फर्स्ट मेट्रो के प्लान में नरेला का नाम, उसके बाद लगातार हमारा नाम आता है। इसमें देरी का वजह क्या रही? क्यों देरी हुई? कहाँ कमियां रही नरेला के क्षेत्रों की, नरेला निवासियों की या नरेला के नेताओं की, जो ये मेट्रो में आने में देरी हुई? देखिए, जैसा आपने शुरू में भी कहा कि मैं अमूमन हर आंदोलन में और हर कार्य में कहीं ना कहीं मेरी सहभागिता रहती है जी। तो मेट्रो को लेके भी जो संघर्ष समिति बनी, मैं उसका भी सदस्य हूँ जी। और पूर्व में बहुत अच्छे तरीके से मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ा है जो पहले हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं एज ए रिस्पॉन्स।
जब मैं डिटेल रिपोर्ट उसकी पढ़ता हूं तो मुझे उसमें एक चीज बड़ी कॉमन देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट ने अपने मेट्रो के मास्टर प्लान्स में नरेगा को इंक्लूड तो रखा जी, लेकिन वहां पे कुछ लाइंस को अपनी प्रायोरिटी लाइंस रखा जी, और कुछ को नॉन प्रायोरिटी पे डाला जी। तो दुखद ये है कि हमारा नाम हर बार आता है लेकिन हम नॉन प्रायोरिटी में चले जाते हैं। तो नरला वासियों की या उसके नरला ऊपर मैं कंप्लीट कर लूं, उसके ऊपर फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके ऊपर फिर ये कि भैया यहाँ से प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा तो दिल्ली बियर करेगी या सेंटर बियर करेगी। इस तरीके की आपसी लड़ाई जिसका आम जनमानस से कोई ताल्लुकात नहीं है, जी, जी। उस लड़ाई में ये मेट्रो मरती चली जा रही है। जी। और ग्राउंड स्तर की अगर आप बात करोगे तो जैसा आपने कहा कि ये श्रेय की लड़ाई जब बन जाती है जी, कि अभी फिलहाल मेट्रो का नाम लेकर रजत आगे चल रहा है तो फिलहाल सब पीछे हाथ खींच लो, थोड़े दिन बाद अनिल जी आगे चलेंगे तो हम हाथ खींच लेंगे, थोड़े दिन बाद कोई और करेगा तो हम हाथ खींच लेंगे। वो संगठित नहीं हो पा रहा है वो सिस्टम। मैंने पूर्व में अपने फेसबुक पर भी लिखा था, अगर आपने ध्यान कभी दिया हो, यहां पर मेट्रो संघर्ष समिति ने मेट्रो के मांग के लिए 1 दिवसीय भूख हड़ताल आयोजित किया। जी, किया था। उस 1 दिवसीय भूख हड़ताल के बैनर में जी 100 से ज्यादा संस्थाओं के नाम थे, लगभग 100 संस्थाओं के नाम थे। जी हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन जब मौके पे मैं पहुंचा वहां पर 100 आदमी भी उस आंदोलन में मौजूद नहीं थे। जी, आप इसका कारण क्या समझते हैं? तो मतलब कहने का है वो जो भूख हड़ताल थी वो सिर्फ बैनरों तक सीमित थी, ये आप कह सकते हैं, संस्थाओं का प्रचार तक सीमित थी। हम अपने लोगों को संगठित नहीं कर पा रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। ग्राउंड पे वो लड़ाई क्या जा रही है? आपकी 1 दिन की भूख हड़ताल हुई जिसमें आपके 50 आदमी इकट्ठे हो गए, बारिश का बहाना भगवान की दया से हमको मिल गया, लेकिन वो सफल तो नहीं हो पाया ना। और उस आंदोलन के बाद फिर हमने क्या कर लिया? रजत जी, नरेला में बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारे और भी संगठन बने हुए हैं। किसी की कोई ऐसी कोई उपलब्धि रही है आज तक जिसने कोई नरेला के लिए कोई ऐसा काम किया जो मील का पत्थर साबित हुआ हो? या सिर्फ ये मेडिकल कैंप लगवाने से, किसी का बर्थडे मनाने से, 2 दिन के लिए कि छोटा मोटा कार्यक्रम कर दिया या सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा दिया, कि इससे कहीं लगता है कि ये समाज सेवा ये काम है या सिर्फ इसमें समाज का कोई भला होगा इन चीज़ों से? देखिए, मुझे क्योंकि मेरा खुद का लंबा अनुभव काफी संस्थाओं के साथ रहा है जी, और अब मैंने अपनी उपस्थिति कम भी कर दी है, उसका एक कारण ये भी है कि हम जब ग्राउंड पे देखते हैं तो हम पूरी एनर्जी के साथ एक कार्यक्रम को सफल कराने में उसमें लग जाते हैं जी। लेकिन जब एक्चुअल में किसी की मदद करने की बात आती है जी, ग्राउंड पे जब काम करने की बात आती है तो ना तो कोई संगठन खड़ा मिलता है, ना कोई व्यक्ति खड़ा मिलता है जी। और फिर हम ऐसे में लोगों की मदद करने में असमर्थ महसूस करते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छी बात है, हो गया। इसके अलावा और कोई जो ऐसे कार्यक्रम है जिसमें केवल मनोरंजन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। धार्मिक कार्यक्रम हुए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आपने ब्लड डोनेशन कैंप्स की बात की जी, मैं शुरू से ब्लड डोनेशन कैंप्स का बड़ा विरोधी रहा हूं जी। मैं खुद कई ब्लड डोनेशन कैंप्स के आयोजन में रहा जी, वहां मैंने ऑब्जर्व किया जी। मैंने उन सभी ब्लड डोनेशन कैंप्स में जो ब्लड बैंक्स आए जी, मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया। जरूरत के समय पे कोई ब्लड बैंक नहीं खड़ा मिलता है जी। और जितने समाजसेवी संगठन या समाजसेवी आप कह रहे हो जी, जो ऐसे कैंप आयोजित करते हैं, मैं आपको चैलेंज कर लेता हूं, कभी किसी को जरूरत हो आप एक बार खून मांग के देख लेना। या तो वो ब्लड बैंक ही मना कर देगा, उससे पहले तो वो व्यक्ति मना कर देगा कि भैया जिसके पास कार्ड है वो जाके ले ले, फिर ब्लड बैंक मना कर देगा। और वहां तक अगर आपने कैसे सक्सेस मिल गई तो जिस हॉस्पिटल में आप जाओगे ना जी, वो कह देगा ऐसे नहीं चलेगा, हमारे यहाँ एक्सचेंज में डोनर दो जी। अब मैं और मेरी टीम जो है, जिसका कोई नाम नहीं है, हम ई ब्लड डोनेशन चलाते हैं जी। तो उसमें हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ लोगों के डाटा है। जैसे अभी आज आप बैठे, आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि रजत कभी जरूरत हो तो बताना, तो मैं आपका नाम, नंबर, ब्लड ग्रुप लिख लूंगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पे मैं आपको फोन कर दूंगा, अनिल जी XYZ हॉस्पिटल में इस पेशेंट को जरूरत है, आप चले जाओगे। आप मना कर दोगे, 2-4 और मना कर देंगे, लेकिन कोई ना कोई 1-2-3 व्यक्ति मिल जाते हैं जो चले जाते हैं। तो इस काम को मुझे लगता है कि ये ज्यादा संतोषजनक काम है। तो फिर ये संस्थाएं इतना दिखावा कर क्यों रही हैं? क्योंकि संस्थाएं ने ये ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक व्यापार बन लिया है कि पर्चियां काटें, पर्ची कटती है, डोनेशन इकट्ठा किया और अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? किन में होड़ लगी हुई है? अभी भी पीछे भी मेरे ख्याल 1-2 साल में नई नई संस्थाएं बनी हैं, ये क्या चल रहा है? देखो, ये एक सच्चाई है कि अब जो ये संस्थाएं हैं जी, और मैं केवल किसी एक संस्था की बात नहीं कर रहा, एक किसी लोकेलिटी की बात नहीं कर रहा, एक लार्जर पिक्चर में मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो संस्थाएं हैं, ये अब संस्थाओं से ज्यादा बिजनेस बन गए हैं जी। आपने ठीक बात कही। हम भी जब समाज में 4 आदमियों में जाके बैठते हैं, देखो देने वाले तो कुछ ही लोग हैं जी, जो इस काम में रुचि रखते हैं। आप उनसे जाके भी बात करिएगा, मैं चाहूंगा आगे जाके उनके मुंह से आप यही सुनेंगे जी। रोज पर्ची उठाकर आ जाते हैं,
रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, बिना रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। आधी बार कलेक्शन इस बात पे होता है कि हम फलानी पीड़िता को जाकर के पैसा देंगे, बाद में आप जाके पता करो वो पैसा ना पीड़ित को मिलता है ना वो किसी के पास मिलता है। जवाबदेही संस्था भी अपने पास रखती है, वो कहता है हमने उसको दे दी, वो कहता है हमने उसको, वो पैसा गया था। तो इसका मतलब जो लोग इन संस्था को डोनेशन देते हैं, डोनेट कर देते हैं, उनको कम से कम जांच लेना चाहिए ना कि हमारा पैसा हम जो दे रहे हैं 100% क्या वो सही जगह जा रहा है। 100% अन्यथा को बंद कर देना चाहिए 100%। जी, हमने जीवन में 3 बार कलेक्शन किया, हमने 3 बार साइकिल मैराथन कराई जी, और हम जिससे भी चंदा लेकर आए जी, मैंने मंच से इस बात की घोषणा की कि जितना कलेक्शन हमारे पास है उस एक एक पैसे का हिसाब लेने का राइट हर एक व्यक्ति को है, वो आके ले। और मेरी टीम में मैं सुनिश्चित करता हूं कि जहां हमारा एस्टिमेट, जितना हमारा एस्टिमेट है प्रोग्राम का, अगर उतना कलेक्शन हमारे पास आ गया हम कलेक्शन स्टॉप कर देते हैं। आपको पता है जब आप ग्राउंड पे जाके काम करते हो खर्चा उससे ज्यादा आता है, उससे ऊपर का खर्चा हमारे युवा साथी अपनी जेब से देते हैं। पहले पॉकेट मनी से देते थे, आज अर्निंग से देते हैं। विडंबना ये है, मैं आपको, हालांकि जो समाज में रहते हैं वो समझते होंगे, लेकिन मैं और लोगों के लिए बता दूं, दिक्कत ये है कि मान लो कोई कार्यक्रम है जिसका आयोजन 50,000 रुपए में होना है जी, आपने 20-20 हजार रुपए की 5 आदमियों की पर्ची काट दी जी, और जितने व्यक्ति आए आपने सबको, किसी को मुख्य अतिथि बना दिया, किसी को वरिष्ठ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया जी। हर आदमी को ये लगता है कि 50,000 के प्रोग्राम में 20,000 मेरा है जी, यानी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर मैं हूं। ठीक है, इस भावना के साथ वो आता है, इस भावना के साथ दूसरा आता है, इस भावना के साथ वो 5 आदमी आते हैं। प्रोग्राम कितने का था? 50,000 का। कलेक्शन कितना बताया? 1 लाख रुपया। बचा हुआ 50,000 कहाँ गया जी? संस्था की बैलेंस शीट में तो कहीं ना कहीं, कहने का मतलब है कि संस्थाओं के आड़ में जो डोनेशन हो रहा है, धांधली चल रही है, लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, देने वाले ठगे जा रहे हैं, देने वाले ठग रहे हैं। क्योंकि देने वाला तो सच्चे मन से दे देता है, लेकिन जो पीछे जो जा रहा है वो पैसा वो गबन हो रहा है। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा जी, इसमें बहुत संगठन है जो लगातार काम भी करते हैं जी, मेरा किसी पे निजी टारगेट भी नहीं है जी, लेकिन ये वो चीज है जिस चीज में हम रह करके हमने देखा है जी। एक बड़ा कारण है कि अब हमारे परिचय में भी कोई समाज सेवी कहता है तो ऐसा लगता है कि वो हमें गाली दे रहा है जी। हम तो लोगों को कह देते हैं हमारे नाम के पीछे भाई लगा दो, दोस्त लगा दो। कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी समाज सेवी संस्था, संगठन या किसी एनजीओ से जुड़े या उसके लिए कोई डोनेशन करें तो या तो उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर ले, डोनेशन देना बंद कर दें। सीधी मैं आपसे पूछता हूँ, भी आप मेरे पास में बैठे हो, मैं अगर आपसे यहाँ पे 10,000 रुपए मांगू जी जी, क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगे 10,000 रुपए कहाँ लगेंगे? बिल्कुल पूछेंगे ना। व्यापार में आप किसी को अगर ट्रांजेक्शन करते हो आप नहीं पूछते कहाँ लगेगा? ठीक है। तो जब दान की बारी आती है, ठीक है, देने वाला बड़े दिल से दे रहा है, वो धर्म के लिए दे रहा है, वो कर्म के लिए दे रहा है, लेकिन ये प्रश्न, ये सजगता वहां पर भी होनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं हर एक दानदाता को। और लेने वाले से मेरा ये निवेदन है कि भैया जब आप ले रहे हो तो जिस काम के लिए ले रहे हो आप उसको लेकर के चलेंगे, आप फील्ड में अच्छा भी चलेंगे और आप इज्जत भी कमाएंगे। तो कम से कम कहने का मतलब ये है कि किसी भी संस्था से जुड़े या दान दे रहे तो एक बार उसके बारे में जांच जरूर करें, हमेशा करनी चाहिए। चलो रजत जी, ये तो रही समाज सेवा की बात, राजनीतिक संगठनों की बात। अब नरला में कुछ और नए समाज सेवी जो कोई संगठन नहीं बना हुआ, लेकिन उनको एक बीमारी रहती है, वो बीमारी होती है ना छपास की, छपने की, छपास की बीमारी बोलते हैं ना, अखबार में छपना होता है उनको। अखबार कोई भी हो, उनको बस फोटो खिंचवाया कि किसी बर्थडे पे खिंचवाना हो गया, वो दे के उनको वो अखबार में छप जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन समाज में कहीं नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ जी। अगर किसी के पास धन है जी और उसको छपने का शौक है जी, और उसके शौक से जी किसी का अखबार, किसी का चैनल चल रहा है जी, तो वो चलता रहे जी, क्योंकि वो व्यापारिक ट्रांजेक्शन है, व्यापार के रूप से हो रही है। वो चलना अलग चीज है, लेकिन समाज सेवा दिखा के देखो, अपने खुद से पैसे छपना एक अलग चीज है, लेकिन आप समाज सेवा के लिए उसको ये कह रहे हैं हमने समाज सेवा कर दी, ठीक है, एक फोटो खिंचा दी, उसके बाद वो कहानी खत्म हो जाती है वहीं पे। तो मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ, उसके लिए क्या किया जाए? मैंने आपको कहा ना, जैसे आपने जन्मदिन की बात की, क्या जन्मदिन मना रहे कुछ, ठीक है, वो जन्मदिन मनाने में कुछ 150 हजार का खर्चा हुआ होगा जी जी, फिर वो छापने वाले को भी कुछ दिया होगा जी जी, तो उसमें दोनों पार्टी की विन-विन सिचुएशन है, इसमें क्या शिकायत? चलो अब बात करते हैं राजनीतिक पटल की जी। रजत जी, नरला में नेता तो बहुत है, और आज के टाइम में देखें तो जैसे बरसात में मेंढक बाहर निकलते हैं ना, अब चुनाव का दौर है, चुनाव की बरसात ही कह लो आप, और नेता इतने पटल पर आ चुके हैं कि पूछो मत। और हर नेता जो है ना अपने आप को समाज का मसीहा बता रहा है, गरीबों का मसीहा बता रहा है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? ये जो समय के अनुसार चेंज होके जो आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, एकदम से समाज सेवियों की भरमार आ गई है। देखो, समाज सेवी नेता उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सब लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, सबके साथ हमारा उठना बैठना है जी। दिक्कत ये है कि नेता जो टर्म है जी, इस टर्म का मतलब ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं जी।
नेता वो जो नेतृत्व करे। जी आप मुझे ये बताइए ना कि क्षेत्र का नेतृत्व कौन कर रहा है? जी अगर पोस्टर छपवाना ही राजनीति है जी तो जब हम साइक्लोथॉन कराते हैं, हम पोस्टर बनवाते हैं, जी। तो उस समय पे मैं नेता। ठीक है। अब आपने चैनल बनाया है जी। आप इसका हो सकता है कहीं प्रचार करें तो आप नेता। ठीक है। राजनीति या नेता का मतलब प्रचार नहीं है जी। राजनीति या नेता का मतलब तो वो है कि मेरे क्षेत्र में अगर किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है जी तो मेरे को पीड़ा होनी चाहिए। जी। मेरे क्षेत्र के साथ नाइंसाफी हो रही है तो मेरे को पीड़ा होनी चाहिए। जी। ये सब जो है ना बिजनेस हो चुका है। जी प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है सबसे बड़ा, जी। लैंड माफिया का बिजनेस है। जी इसके अलावा और भी कई बिजनेसेस हैं जहां पे नेता इन्वेस्ट करते हैं, सो कॉल्ड नेता इन्वेस्ट करते हैं। ये नेता नहीं है। तो अभी नेता जो- वो है जी। अनिल जी, मेरी बात को आप समझो, जी। नेता वो है। जी आपने जाम के मुद्दे की बात की। जी अगर मैं नेता हूं और मैं सड़क पे निकलता हूं, मैं जाम में फंसता हूं, जी। अगर मुझे ये बात पीड़ा नहीं दे रही जी कि ये जाम क्यों लगा हुआ है, हम इसके लिए क्यों नहीं कुछ कर पाए, मैं तो नेता हूं। जी। सत्ता में नहीं हूं, विपक्ष में हूं, तो मैं आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा, तो मैं क्या बात का नेता हूं। जी। मैं सिंगू बॉर्डर जाता हूं, मेरा सिंगू बॉर्डर बंद पड़ा है कई सालों से, जी। कई कई घंटे का जाम लगता है, मैं खुद उस जाम में फंस के आता हूं, जी। लेकिन उसके लिए मैं आवाज उठाऊं, ऐसी पीड़ा मेरे मन में नहीं होती, तो फिर मैं किस बात का नेता हूं। तो रजत जी, हम बात कर रहे थे राजनेताओं की। आजकल समाज सेवा की या समाज की कल्याण की या कोई ऐसी बातें नहीं हो रही हैं, विकास की बातें नहीं होती। राजनेता क्या कर रहे हैं कि एक माइक लेते हैं, एक आईडी लेते हैं, ये नहीं पता कि माइक किसके हाथ में है, आईडी किसके हाथ में है या कैमरा किसके हाथ में है। वो कहीं भी जाते हैं, चार लोगों को पूछते हैं और एक दूसरे नेताओं की कमियां निकालते हैं कि फलाने नेता ने ये कर दिया। जैसे आजकल शरद चौहान के खिलाफ चला हुआ है, बीजेपी वाले जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों को खड़ा करके बुलवा देते हैं, और जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी वालों के खिलाफ करके बता देते हैं। इसमें समाज की या फिर विकास की बातें कहाँ रह गई? ये तो सिर्फ एक वाक युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है। मैं ये कहता हूं कि जितने भी लोकल लीडर्स हैं, छोटे नेता हैं जी, वो इस समय केवल अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, खुश करने का तरीका यही है कि जाके दूसरे को गाली दे दो, और ये सबसे सबसे आसान तरीका हर फील्ड में रहा है। जी। आगे बढ़ने का तरीका ये कि दूसरे को छोटा बना दो, अपनी लाइन आगे नहीं खींची, दूसरे की मिटा दी। जी। ये सिस्टम चल रहा है। जी। लेकिन अब फिर हम बात करते हैं कि भाई हम सब धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। अगर धर्म की बात करते हैं, आप सबसे पहले ये समझो कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो जी। मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जी। तो हम क्या कर रहे हैं या हम क्या करेंगे, जी। इस मुद्दे पे सवाल हो। तो ऐसे जो पार्टी के नाम पे, विचारधाराओं के नाम पे, जी। नेताओं की जाति के नाम पे, जी। उनके कर्म कुकर्म के नाम पे जी। आपस में बहस करके जो आपसे रिश्तों को खराब कर लेते हैं, जी। उन लोगों को ये सब करने से पहले केवल एक बार आंख बंद करके विचार करना चाहिए कि छोटे नेता छोड़िए, जी। ये काउंसलर विधायक ये छोड़िए, आप जी। केंद्रीय मंत्री रह गए लोग, मतलब बड़े बड़े मंत्री पदों पे रह गए, पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर रह गए, एक सेकंड नहीं लगाते एक पार्टी से दूसरी में जाने में। जी। तो आप इन लोगों के लिए, इन लोगों की विचारधारा के लिए, उन लोगों के सिंबल के लिए आपस में अपने रिश्ते क्यों खराब करो? जी। तो ये राजनीति में, अब राजनीति में भी अगर, अब जैसे मैं राजनीतिक लोगों से भी कईयों से बात करता हूँ, हमारे बुजुर्गों से जो अच्छे राइटर्स हैं उन लोगों से मेरी बात होती है, वो लोग ये कहते हैं पहले आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स थी, जी। अब वो चीज नहीं रही। जी। अब तो केवल सिंबल है, कोई मिल जाए उसी पर लड़ लो, उसका फायदा केवल मेरे को ये होगा कि उस पार्टी के जमे जमाए उस एरिया के 500, 1000, 1500 जैसे कार्यकर्ता जैसी हवा चल रही है, वो फ्री वोट्स मेरे को मिल जाएंगे। जी। इस सोच के साथ आदमी पार्टी के साथ जा रहा है। बाकी जो विचारधाराओं पर, मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हो तो आप हम जैसे लोग हैं। मैंने थोड़े दिन पहले फेसबुक पे वीडियो डाली थी सिंगू बॉर्डर की, उसमें कह रहा था मुद्दे की बात तो हम बेवकूफ कर रहे हैं, रजत जी, समझदार लोग तो बढ़िया बढ़िया बातें करके अपना मक्खन लगा रहे हैं। रजत जी, हमने बात की थी शुरुआत में, जब हमने बात की थी नरला के जाम को लेकर। नरला में जब निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो एक बहुत बड़ा दावा ठोका गया था कि अभी हम नरला को जाम मुक्त करेंगे, दादा देखियो, हम नरला को जाम मुक्त करेंगे। और हुआ क्या था कि चुनाव से पहले, निगम चुनाव से पहले, निगम चुनाव के कुछ दिन बाद तक भी हम नरला की बाकी जगह छोड़िए, आप झंडा चौक की बात करते हैं, बाउंसर खड़े रहते थे या कुछ इस तरह के लोग खड़े रहते थे कि यहाँ पे जाम नहीं लगना चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते, चुनाव खत्म हुआ तो वो लोग भी चले गए और वो आज बाजार का वही हाल है। तो उस पर क्या वो कहेंगे आप? क्योंकि राजनीति तो बहुत अच्छी तरीके से चली है, लोगों को विश्वास हुआ था कि अब तो नरला का जाम कम से कम मान लो मेन रोड पे नहीं, बाजार में तो लोगों को चलने के लिए जगह मिलेगी, आपसे तो घर के चंद कदम दूरी पे ही है। आप खुद बताइए कि उसके बारे में वो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, फिर चंद दिनों के लगाए गए थे? जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है जी, ये सर्वसाधारण की भावना है जी, हर किसी ने इस काम को होते हुए देखा है जी, और हर कोई इस बात को समझ रहा है कि जी, उसमें से क्या काम करने का था, क्या काम केवल कहने का था। जी, इस मुद्दे पर हम क्या कहें? जी, हम तो लार्जर पिक्चर की बात करेंगे। जहां भी जाम की समस्या है जी,
मुझे उस समय पे एक पीड़ा हुई, मैंने हमारे जो पार्षद बने मैंने उनसे भी उस समय पे चर्चा की थी जी। और उन्होंने उस समय पे सेटिस्फैक्टरी जवाब मुझे दिया जी कि उस वहां पर कुछ लोग झंडा चौक पर पहले ये अपनी रेहड़ी और दुकानें लगाते थे, उसमें हमारे भी कुछ जानकार थे जी कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए भी आए जी उन्होंने मुझसे चाहा कि मैं पार्षद जी से इस विषय में बात करूं, मैंने की भी जी क्योंकि उन लोगों की रोजी रोटी वहां से छिन गई। जी मैंने उनके साथ साथ बाजार में और जो एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजनेता हैं जी मैंने उनसे भी बात की कि इनके रिलोकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी क्या कोई ऐसी जगह है जहां उनको स्थानांतरित किया जा सकता है। कोई खास जवाब वहां पे नहीं मिल पाया। हाँ यही था कि आप दुकानों के बाहर उनको कहीं ना कहीं जगह दे देंगे। उन लोगों ने कहा भी कि हम जगह देने को रजत जी आपके कहने पे तैयार हैं जी। लेकिन फिर वो दूसरे तरीके का अतिक्रमण हो जाता, उसको हम नहीं एंटरटेन कर सकते, तो जी। हम उस चीज में नहीं गए। जी मैंने पार्षद जी से उस समय भी कहा था और उन्होंने कहा था कि इसकी व्यवस्था हम करेंगे। जी आज दुखद ये है कि वहां पे रेहड़ी पटरियां तो हट गई जी। लेकिन अब वो पार्किंग बन गई है, जी उस पर अगर वो ध्यान देंगे तो हमें खुशी होगी। जी। इसके अलावा बाकी जो पूरे मेन रोड्स हैं, इसके अलावा बॉर्डर बंद होने की वजह से समय समय पे नरेला में ट्रैफिक का आना जाना लगा रहा, जाम यूज टू है नरेला के अंदर लोग यहाँ पे, उसके समाधान कोई करेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं करेगा तो गाड़ी आज तक जैसे चल रही है चलती रहेगी। रजत जी बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। अभी हाल में नेता तो बहुत सारे क्षेत्र में हैं, फील्ड में उतरे, हर पार्टी का नेता उतरा हुआ है, सो कॉल्ड नेता। आपकी नजर में ऐसा कौन नेता है या किसको बताएंगे कि या कोई ऐसा नेता है भी या नहीं है नरेला क्षेत्र में जो नरेला को विकास की राह पर ले जा सकता है, क्योंकि आज तक तो कोई ऐसा नजर में आया नहीं है। देखिए हम लोगों की ये समस्या नहीं कहूंगा, हम लोगों की ये पीड़ा है जी। हमने शुरू में भी यही बात की कि हम लोगों ने बड़े सत्ता परिवर्तन करके देखे, जी उस स्तर पर काम हो नहीं हो पाया। जी अब जिन नए लोगों को हम देख रहे हैं जी उनके अंदर वो स्पार्क नहीं दिख रहा। जी युवा होने के नाते शायद मुझे युवाओं की तरफ खड़ा होना चाहिए, जी लेकिन मुझे युवाओं में कोई व्यक्ति तो ऐसा दिखे जी। मैं तो हैरान हूं इस चीज को देख के जी। कि जो स्टेटों की पॉलिटिक्स में ऐसा कहते थे कि खुली रिश्वतखोरी चलती है, आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जी जितने लोग कार्यक्रम में आ रहे हैं जी सबको शॉल उड़ाएंगे, सबको ये अपना लोई देंगे, उनको खाना मिलेगा, हर छोटे से छोटी बात पे बड़े से बड़ा फंक्शन होगा। ये क्या रिश्वत नहीं है तो क्या है? जी। हम आपके घर पे आटे की चक्की पहुंचाएंगे, पीने का पानी हम पहुंचाएंगे। 5 वर्ष पीने का पानी क्यों नहीं दिया? जी धर्म का काम था ना, बिल्कुल। 5 वर्ष क्यों नहीं दिया? जी ये केवल अभी 5 महीने चुनाव तक क्यों मिलेगा? जी ये प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल। ये जितने लोग आ रहे हैं हम सबको शॉल और ये दे रहे हैं, लोई दे रहे हैं। जी अभी तीर्थ यात्राएं भी चल रही हैं और भी बहुत चीज अच्छी है, लोगों के फायदे में अच्छी है। जी चलो मेरे एरिया के 1000, 500, 2000 आदमियों को फायदा पहुंचेगा नहीं, लेकिन राजनीतिक परिवेश में बड़ी पिक्चर में अगर मैं देखूं तो ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि जैसे दारू लेके वोट दे। रजत जी हाँ, आपने राजनीतिक परिवेश की बात की। जब केजरीवाल जी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को तीर्थ यात्रा शुरू करानी स्टार्ट की तो विरोधी पार्टियों ने बड़े जोर शोर से इसको मुद्दे को उठाया था कि पैसा बर्बाद कर रहा है, जनता को ये कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वही पार्टियां आज उसी लक्ष्य कदम पर चल रही हैं। मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बता रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं जी। जिस गवर्नमेंट को फ्री बीज के नाम पे जी अन्य राजनीतिक दल गाली देते थे, जी। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस बार के मैनिफेस्टो में जी अदर पार्टीज भी आप देखना फ्री बिजली पानी की घोषणा करेंगे, जी जी। फ्री मुफ्त ये महिलाओं की टिकट की घोषणा करेंगी। वो तो मोदी ये सब वो तो मोदी जी ने भी कर रखी है कि मैं सिक्योर लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ। क्या फ्री राशन देने से लोगों को तरक्की या कामयाबी मिल जाती है? अनिल जी एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। जी। मैंने आपको बता दिया ये विचारधारा के नाम पे पॉलिटिकल जो प्रोमिसेस हैं इन लोगों के, जो इनके मैनिफेस्टो हैं, उस पर आप और हम बहस कर लेंगे। वो सब एक ही पन्ने पे हैं, सब एक ही जगह पे बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंबल का फर्क है। और ये जैसे भी कैमरे पे बैठते तो बढ़िया गाली गलौज चलता है, कैमरा बंद होने के बाद वो साथ में चाय ही पियेंगे और उससे बहुत बढ़िया माहौल रहेगा। ये दिखावा आप हम जैसों से नहीं हो पाता, करने वाले बहुत अच्छा। तो बहुत सारे निगम पार्षद है जो आज भी मौजूदा निगम पार्षद हैं जिनका अपने क्षेत्र में तो काम नहीं कर रखा उन्होंने, अपनी अब वो सीट पे बैठे हुए हैं, अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं है या पिछले 2 साल में से कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन वो दौड़ में इतना तेज भाग रहे हैं, एमएलए की दौड़ में सबसे आगे हैं। चलिए सबसे आगे तो मैं उनको बधाई देता हूँ जी, भगवान उनके लिए उनको सद्बुद्धि भी दे, अच्छा काम करे। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप किसकी बात कर रहे हो, लेकिन नहीं मैं जो भी किसी मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ आपको। बहुत सारे निगम पार्षद, देखिए मैं केवल मैं एक दौड़ में है। देखिए मैं साधारण व्यक्ति के रूप में जी केवल जो भी आएगा, हमने तो चुनाव लड़ना नहीं जी, जो भी आएगा जी, हम केवल उससे उम्मीद करते हैं कि वो काम करने की नीयत से कैसा नेता आना चाहिए, काम करे।
अब तक चलो कैसे नेता आना चाहिए बात की, अब तक जो नेता जितने नरला में आए हैं, बड़े बड़े लीडर हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मतलब कोई संतुष्टि मिली कि नरला क्षेत्र को या आम जनता को? संतुष्टि मिली होती तो ये इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म हो जाता जी। संतुष्टि की बात तो नहीं करनी चाहिए जी, लेकिन आगे की तरफ देखना चाहिए जी। मैं एक बड़ी पीड़ा अपने साथ में लेकर के चल रहा हूँ, जिससे मैं ऑफ कैमरा आपसे भी चर्चा कर रहा था, मैं अमूमन लोगों से भी चर्चा कर रहा हूँ। हरिश्चंद्र अस्पताल का जो मुद्दा जो अभी मैंने जिक्र किया, जी हाँ, वो रह गया, सॉरी जी, बताएं। ये आपने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया था, इसमें सुना हमने केस भी होने जा रहा था आप लोगों के ऊपर। हुआ है केस भी हुआ आप लोगों के ऊपर, रवीश जी पे केस, रवीश पे केस हुआ, आप पे भी केस हुआ, तो उसमें क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या वो कहाँ तक पहुंचा वो मुद्दा? वो मुद्दा जहां तक हम ले जा पाए वहीं तक गया है जी, और आगे भी जहां हम लेकर जाएंगे शायद वहीं तक जाएगा। इसके अलावा उसमें कुछ होता हमें दिख नहीं रहा जी। मैं जिस पीड़ा की बात कर रहा था मैं उस पे आना चाहता हूँ, जी। क्योंकि वो मुद्दा क्या था, क्या हुआ, वो सोशल मीडिया पे सबने देखा है। इस एरिया की अगर सबसे वायरल रील्स में अगर कोई मुद्दे की बात है तो हरिश्चंद्र का मुद्दा है जी। मेरी पीड़ा ये है कि उस मैटर के अंदर जी, जहां सच्ची भावना के साथ एक व्यक्ति की मदद करने की नियत से क्षेत्र के 3 लोग गए जी, हॉस्पिटल ने रवीश जी के नाम पे मुकदमा कर दिया जी। फंसने को हम भी फंस सकते थे, वो उनका बड़प्पन है, उन्होंने हमारा नाम नहीं आने दिया जी। लेकिन क्या हमारे क्षेत्र के वे नेता जो सब पुलिस अफसरों के गले में माला डालते हैं, वो नेता जो अस्पताल प्रशासन के गले में माला डालते हैं, फोटो खिंचाते हैं, क्या ये लोग एक टेबल पे बैठ करके इस मामले को नहीं रफा दफा करा सकते कि भैया जब उसकी क्या गलती है, वो किसी की मदद करने आया, स्टाफ की गलती, उसने मदद नहीं की, मैटर कुछ नहीं है, जाने वाला व्यक्ति चला गया, हम आगे क्या सुधार कर सकते हैं, उस परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, और ये मैटर जो मदद करने वालों पे आपने केस लगा दिया, इसको तुरंत वापस ले लिया जाए। क्या इतना काम भी कोई यहाँ का नेता नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं हुआ। हम किन नेताओं की बात कर रहे हैं, किनके संरक्षण में हम बैठे हैं? जी। इतना बुरी हालत समाज की है अनिल जी, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं शायद मैं भी इस बात का खुलासा करूंगा, हमने जिन लोगों के साथ मिलकर के कई वर्ष अपनी हमने जिन लोगों के साथ बैठ करके अपनी जवानी जला दी लोगों के लिए, केवल छोटे छोटे मुद्दों पर जिन लोगों ने हमें दबाने और फंसाने का काम किया, जहां लोगों के हाथ में मौका बना हो सकते थे, बना करके हमारा भी नुकसान किया है जी। मेरा सीधे रूप से नहीं कर पाए तो मेरे परिवार का किया है जी। आने वाले समय में इस चीज का खुलासा करेंगे, लेकिन हमने, क्योंकि हम सच्चाई के साथ चल रहे थे जी। हम किसी के सामने झुके नहीं, हमारे साथ नाइंसाफी को सहा है जी। लेकिन आने वाले टाइम में हर एक चीज को बिल्कुल सीधे रूप से उसको हम ठीक से ठीक कर। रजत जी, विधानसभा चुनाव में अभी चुनाव सर पे आ चुके हैं, जनता वोट डालने भी जाएगी, तो जनता को कैसे पार्टी देख के वोट करनी चाहिए, आदमी को देख के वोट करना चाहिए? व्यक्ति देख के वोट करना चाहिए जी। एजेंडा देख के वोट करना चाहिए जी। ट्रैक रिकॉर्ड देख के वोट करना चाहिए। अभी जो नेता जो फील्ड में उतरे हुए हैं, फील्ड में भरमार नेताओं की, एक तो नरला में चल रहा है ना, एक रिक्शा वाला चल रहा है। हर रिक्शा वाले के पीछे ना इतने नेताओं के होल्डिंग लगे हुए हैं, जैसे ऐसे लग रहा है कि जो चुनाव का टिकट है ना, जो कोई पार्टी नहीं देगी, ये रिक्शा वाले टिकट देंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या जिस रिक्शा के पीछे वो कवर लगता है उसको, वो उस रिक्शा वाले को कुछ पैसा भी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता होगा, ये पक्का मिलता होगा। हम इस बात से खुश हैं। जी 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 जी। रिक्शा वाले को पैसा मिल रहा है, हम खुश हैं। ये क्योंकि मैं सारे नेताओं से निवेदन करता हूँ, प्रचार तो हो रहा है, सब पे अपना लगा के प्रचार तो हो रहा है हमारे रिक्शा वाले साथियों को। तो जनता के बारे में क्या कहेंगे कि कैसा आदमी देख के वोट देना चाहिए, जनता को किस तरह क्या सोचना चाहिए? मैंने आपको बोला कि मुझे 5 साल के बाद मौका मिलेगा लोगों को फिर दोबारा, अभी मौका है सामने, तो कैसे आदमी को देख के, क्योंकि जितने लीडर अभी पीछे तो रहे हैं, बड़े बड़े इल्जाम रहे हैं, बड़े बड़े वो लगे हैं, अभी भी बड़े बड़े मुद्दे उनके ऊपर खड़े हुए हैं, और वो सोचते हैं कि अपना जनता जाए भाड़ में, जो बिना आए अपना करने के चल में लगे हुए हैं, आने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। तो जनता क्या दिखना चाहिए? मुझे फिलहाल ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि मैं कोई स्टडी की बात कर रहा हूँ जी। फिलहाल हमारे क्षेत्र को किसी अनुभवी व्यक्ति की ही जरूरत है जी। उसका अनुभव सामाजिक रूप से कैसा है जी, वो जनता अपने विवेक से डिसाइड करे जी। लेकिन जिसने कभी काम किया है जी, जो सहज उपलब्ध है जी, जो जनता की फिक्र करता है जी, जो जातिवाद से परे है जी, जिसकी बातों में और जिसके एक्शंस में थोड़ा बहुत भी क्षेत्र के प्रति प्यार और दर्द दिखता है जी, और जिसमें लगता है कि भैया हाँ ये अगर आएगा जी, तो कल को हम इसका हाथ पकड़ के, नहीं तो कान पकड़ के, नहीं तो पैर पकड़ के काम करवा लेंगे जी। ऐसे आदमी को चुना जाना चाहिए जी। धूल में डंडा चला के आज हम किसी का नाम ले दें तो फिर हम बेवकूफ दिखेंगे। तो जनता को
उस विवेक के हिसाब से फैसला लेना चाहिए। नेताओं से मेरी केवल इतनी अपील है जी, अगर आप नेता हैं, खुद को नेता मानते हैं जी, तो मैंने जैसा शुरू में भी कहा, आप जाम में जाते हैं तो आपको दर्द होना चाहिए कि मैं जैसे जाम में फंसा हूं, मेरे क्षेत्र के लोग दिन रात फंसते होंगे। जी, जब आप बॉर्डर पे जाए तो आपको पीड़ा होनी चाहिए। जब आप बॉर्डर के रोड पे जाए तो आपको वहां पे जो श्रद्धानंद कॉलेज महिला विंग का जमीन पड़ी है जी, वो देख के आपको दर्द होना चाहिए कि जमीन अलॉटेड है लेकिन हम यहाँ कॉलेज नहीं बनवा पा जी। रहे। हम बड़े बड़े नेताओं के पैर तो पकड़ते हैं पर हम हाथ पकड़ के उनको ये प्लॉट नहीं दिखा पा रहे। नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग नरेला में बन के रेडी है जी, उस बिल्डिंग के अंदर एमसीडी ने अपना दफ्तर शिफ्ट कर दिया, 10 साल लेकिन वहां पर हमारे क्षेत्र की बहन बेटियां नर्सिंग की पढ़ाई नहीं कर पा रही। जी, इस जी। चीज को देख के नेताओं को पीड़ा होनी चाहिए। जी, दिल्ली के सबसे महंगे अंडरपास पे, जहां दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी टाइलिंग और पेंटिंग है, वहां केवल नेताओं के पोस्टर चिपके हुए जी। हैं। उस अंडरपास को आप आज तक डेकोरेट नहीं कर पाए, वहां पानी की निकासी नहीं आप कर पाए, उसकी जालियों को आप ठीक नहीं करा पाए। जी। ये पीड़ा नेताओं को होनी चाहिए, नेताओं की पीड़ा होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र का एक भी क्रिटिकल पेशेंट अगर हरिश्चंद्र चला जाता है जिंदा वापस नहीं आता। प्राइवेट हॉस्पिटल आसपास ऐसा कोई है नहीं कि जो उसका सुधार कर सके। जी। जिस नेता को हरिश्चंद्र के मुद्दे पे पीड़ा नहीं है, मौत पे जाते हैं सब नेता। कितनी जगह मैं जाता हूं, शमशान घाट पे हमारे कोई ना कोई नेता खड़े मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन जब कल रात को उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था जी। और वो हरिश्चंद्र में गया, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, जी। वो पीड़ा आपको क्यों नहीं हुई? साधारण आदमी क्या के किससे सिंह भिड़ाएगा? तो रजत जी ऐसा अनुभव किस नेता में देखते हैं? कोई ऐसा एक नाम आना चाहिए ना। मैंने आपको बोला, देखो मैं धूल में डंडा नहीं चलाना चाहता जी, जब पार्टियां मेरे से पूछ के टिकट देंगी जी। नहीं, जब पार्टियां टिकट दे देंगी जी। उस समय पे नेता चुनना है। जी। अच्छे कैंडिडेट होंगे तो विश्लेषण करके चुनेंगे, जी। गंदे होंगे अंधों में काना राजा चुनेंगे। जी। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते उनके पास नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है। जी। तो ये सब तो उस समय का विश्लेषण है। ठीक। फिलहाल ये समय है कि हम अपने मुद्दों को सामने रखें। जी। हम इस बात को सामने रखें कि ना जाति पे वोट पड़ेगा, ना विचारधारा पे वोट पड़ेगा। जी। वोट इस चीज पे पड़ेगा कि हमारे दलदल में फंसे हुए नरेला को कौन धक्का देकर बाहर निकाल सकता। तो ये थे रजत शर्मा, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक दोनों पटलों को बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है और अच्छे बोले हैं और अच्छा भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। और भविष्य में भी इनसे दोबारा बातचीत होगी, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जिन चीज़ों पर इन्होंने बात की है, उन पर कहीं ना कहीं तर्क वितर्क या आपत्ति भी निकल के आएगी कहीं ना कहीं। तो दोबारा रजत जी से बात करेंगे। तो हम रजत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा अवसर मुझे दिया, और मैं तो चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड पे जाकर के लोगों के इस प्रकार के इंटरव्यू करें, क्योंकि कम लोग मुझे ऐसे दिखते हैं जो ग्राउंड की आज बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका।